और नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं और खास बुलेटिन को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका। अगले आधा घंटे में हम जानेंगे तमाम खबरें और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। परंतु अचानक काल तो जो काही भ्याड हल्ला झाला त्याचा मी तीव्र शब्दामध्ये निषेध करतो। पोलीस यंत्रणा त्यांच्या पद्धतीने चौकशी करण्याचं काम करते। दोघांना ताब्यामध्ये घेतलेलं आहे। इतर 4 ते 5 टीम ह्या वेगवेगळ्या भागामध्ये वेगवेगळ्या राज्यामध्ये पोलिसांनी त्या ठिकाणी पाठवलेले आहे। एकंदरीतच अतिशय अचानक अशा प्रकारची घटना घडल्यामुळे त्यांचा संपूर्ण कुटुंब आणि त्यांचा सगळा परिवार आणि संपूर्ण कार्यकर्ते सगळेच आम्ही अतिशय म्हणजे शोकाकुल अवस्थेमध्ये आहोत। आताच पोस्टमार्टम थोड्या वेळात अजून अर्धा ते पाऊण तासांनी संपूर्ण होईल। तो चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी की 7 दिन की राजकीय यात्रा पर रवाना। अल्जीरिया में भारतीय समुदाय को करेंगी संबोधित। बाबा सिद्दीकी की हत्याकांड की जांच में जुटी मुंबई क्राइम ब्रांच। गिरफ्तार 2 आरोपी गुरमैल और धर्मराज से पूछताछ जारी। पुलिस ने बताया आरोपियों ने बाबा सिद्दीकी के घर और दफ्तर की थी रेकी। उत्तर प्रदेश उपचुनाव को लेकर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की बैठक आज। 10 सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर होगा मंथन। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों पर हुए हमले की 40 देशों ने की निंदा। यूनिफिल ने इजरायली सेना पर जानबूझकर उसके ठिकानों पर गोलीबारी करने का लगाया आरोप। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी तान्या हेमंत ने बेंडिगो इंटरनेशनल का महिला एकल खिताब जीता। फाइनल में चीनी ताइपे को दी शिकस्त। तो ये थी सुर्खियां और सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी की 7 दिन की राजकीय यात्रा पर रवाना हो चुकी हैं और ये किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की 3 अफ्रीकी देशों की पहली यात्रा होगी। यात्रा के प्रथम चरण में वो अल्जीरिया का दौरा कर रही हैं। इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने समकक्ष के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी और आज भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगी। भारत और अल्जीरिया तेल और गैस, रक्षा और अंतरिक्ष सहयोग जैसे रणनीतिक क्षेत्रों सहित कई क्षेत्रों में सहयोग के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध साझा करते हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं बाबा सिद्दीकी की हत्याकांड की। दरअसल ये पूरा मामला कल रात सामने आया और उसके बाद में अब इस पूरे मामले पर फिलहाल पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार मुंबई पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से एक का नाम गुरमैल बलजीत सिंह है जो कि हरियाणा का रहने वाला है, जबकि दूसरे का नाम धर्मराज राजेश कश्यप है जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। आरोपियों से फिलहाल अभी पूछताछ चल रही है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने बाबा सिद्दीकी के घर और दफ्तर की रेकी की थी। आरोपी 1.5 से 2 महीने से मुंबई में थे और उन पर नजर भी रख रहे थे। वहीं तीसरे आरोपी की तलाश अभी जारी है, जिसकी तलाश में क्राइम ब्रांच की कई टीमें जुटी हैं। मुंबई के कूपर अस्पताल में बाबा सिद्दीकी के शव का पोस्टमार्टम भी हो रहा है। एनसीपी अजित पवार गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की कल रात बांद्रा ईस्ट इलाके में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वहीं डॉक्टरों के अनुसार सिद्दीकी के सीने पर गोलियों के 2 घाव हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। तो इस पूरे मामले में तीसरा आरोपी की तलाश अभी फिलहाल की जा रही है। मुंबई पुलिस ने अभी तक 2 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें से एक आरोपी हरियाणा का रहने वाला है और दूसरा उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और उन दोनों से ही पूछताछ की जा रही है। और तीसरे आरोपी को पकड़ने के लिए मुंबई पुलिस की एक टीम रवाना भी हो चुकी है। और इसी बीच अजीत पवार ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। तो मैंने खुद देखा, मिनिस्ट्री में भी वो थे, मिनिस्ट्री में भी उनका काम बहुत अच्छा होता था। जो भी उनका डिपार्टमेंट है, उनके डिपार्टमेंट का पूरा स्टडी करके लोगों को कैसी मदद हो सकती है इसके बारे में वो ज़्यादा ध्यान देते थे।
और कल जो घटना हुई है वो घटना आज तक हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट ने तुरंत उसके बारे में जानकारी शुरू की है। 2 लोगों को उनके हाथ में लगे हैं, 2 लोग और भी कुछ लोग हैं। उनको ढूंढने के लिए, उनको लाने के लिए 5 टीम पुलिस डिपार्टमेंट ने लगवाई है और अलग अलग स्टेट में उनको भेजा है। सीएम साहब भी इसके ऊपर उनका ध्यान दे रहे हैं, खुद होम मिनिस्टर भी दे रहे हैं और मेरा भी है, हमारे बाकी साथियों का भी है। और जल्द से जल्द पता चलेगा कि एग्जैक्ट ये सब करने का कारण क्या है, किसने ये सब सुपारी दी, किसने ये सब किया। इसके बारे में तुरंत नहीं, लेकिन 1-2 दिन में ही पता चलेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। और आज 8:30 बजे बड़ा कब्रिस्तान मरीन लाइन्स में जो है वहाँ उनको दफनाया जाएगा। सरकारी इत्मीनान दफनाया जाएगा राजकीय सम्मान से। और उसके बारे में भी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने ऑर्डर्स निकाले हैं और अभी थोड़ी देर के बाद पोस्टमार्टम होने के बाद उनको उनके घर में लेके जाने वाले हैं और वहाँ कुछ टाइम रखने के बाद उनकी जो काउंसिल्स है वहाँ लोगों को दर्शन के लिए रखने वाले हैं और फिर बाद में रात को 8:30 बजे ये सब उनके दफनाने की पूरी ये हो जाएगा। दादा, अपोजिशन लीडर यहाँ आए थे, उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था फेल हो चुकी है, अब पूरे महाराष्ट्र में सबको बुलेट प्रूफ जैकेट दे देना चाहिए क्योंकि सरकार और ये सब फेल है, सबको इस्तीफा देना चाहिए। देखो, वो तो बोलेंगे ही बोलेंगे, ये ऐसे अब बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। अभी अपोजिशन वालों क्या बोलेंगे, वही बोलेंगे, लेकिन हमारा काम है कानून ठीक रखना, कानून व्यवस्था ठीक रखना और उसके बारे में और भी जो भी ये हमारे चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर कल रात को खुद आए थे, मुझे पता चला क्योंकि कल मैं पूना में था। मैं सुबह यहाँ पहुँचा, लेकिन मेरी रात को देर से देवेंद्र जी के साथ भी बात हुई, चीफ मिनिस्टर साहब के साथ भी बात हुई। उन्होंने बताया कि इसके पीछे कौन है, किसका हाथ है, ये हम ढूंढ के ही निकालेंगे। हम जरूर इसका बंदोबस्त करने वाले हैं जिन्होंने ये सब कदम उठाया। और अपोजिशन वालों को जो भी बोलना है वो बोल सकते हैं, लेकिन मेरी इतनी उनको विनती है कि अपना एक साथी, उन्होंने कांग्रेस में भी काम किया, हमारे महाविकास आघाड़ी में भी उन्होंने काम किया, अभी राष्ट्रवादी कांग्रेस में आके वो महायुति का भी एक घटक बने थे और अच्छी तरह से काम करने की उनकी कोशिश थी। वो स्पीच भी अच्छी तरह से देते थे, उनके एरिया में कुछ कार्यक्रम भी हुए, वहाँ लोगों ने बहुत अच्छी तरह से रिस्पांस दिया था। मैं खुद था, वही थे, बाबा थे, जिशान थे, सब हम थे। तो इस वक्त महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार को आप सुन रहे थे, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि इस पूरे मामले में जांच की जा रही है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि आज शाम को करीब 8:30 बजे उनको दफनाया जाएगा राजकीय सम्मान के साथ। इसी के साथ में बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले पर अधिवक्ता उज्ज्वल निकम ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते। दरअसल उनका कहना है कि ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्या ये बहुत दुखद घटना है, क्योंकि बाबा सिद्दीकी एक राजकीय नेता नहीं थे, लेकिन हर कोई कम्युनिटी को अपने साथ लेके चलते थे। जिस प्रकार पुलिस के जो इन्वेस्टिगेशन में कुछ प्राथमिक तथ्य आए हैं, उस तथ्य के आधार पर एक बात साबित होती है कि एक बड़ी साजिश से उनकी हत्या की गई है, कि उनको इस हत्या के पहले कुछ चंद दिन उनको धमकियां दी गई थी। अभी इन धमकियों और इससे कोई ताल्लुकात है क्या, ये इन्वेस्टिगेशन का मामला होगा। लेकिन अगर मामला उनमें कुछ संगीन तार जुड़ी हुई है तो इसका मतलब साफ है कि जिन्होंने धमकियां दी और बरहुकुम एक अपनी सुप्रीमेसी दिखाना चाहते हैं,
ये साजिश 3 लोगों तक है क्या, साजिश करता और कोई है? इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने बाबा सिद्दीकी की हत्या पर दुख व्यक्त किया है। क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। वो बख्शा नहीं जाएगा, इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। बाबा सिद्दीकी जी एक बड़े नेता थे और महाराष्ट्र के अंदर एनडीए शासन के अंदर कोई भी हत्या करके कानून से बच नहीं सकता। अगर आप एक चीज़ देखेंगे कि विद इन मिनट्स ऑफ क्राइम द पुलिस केम इनटू एक्शन। पुलिस ने इस पर तुरंत एक स्पेशल टीम बनाई, आरोपियों को पकड़ा और खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने कहा है कि वो पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटर कर रहे हैं। ड्यू प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से आरोपियों को सज़ा भी दी जाएगी। हम इसमें राजनीति नहीं करना चाहते और ये आश्वस्त करना चाहते हैं महाराष्ट्र की जनता को कि आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ा जा चुका है और जो भी इसका मास्टरमाइंड होगा वो सिर्फ और सिर्फ जेल के सलाखों के पीछे होगा। और इसके साथ ही कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बाबा सिद्दीकी की हत्या पर दुख व्यक्त किया है। क्या कुछ कहा पवन खेड़ा ने, वो भी आपको सुनाते हैं। विश्वास नहीं होता ये सुनकर कि बाबा सिद्दीकी नहीं रहे। हमारे दोस्त, 3 दशक पुरानी हमारी दोस्ती, कांग्रेस में कई साल इकट्ठे हमने काम किया। बीच बंबई के एक इतने वरिष्ठ राजनेता की यूं इस तरह गोली मारकर हत्या कर दी जाए, ये सुनकर विश्वास नहीं होता। भगवान उनकी परिवार को, ज़ीशान को हिम्मत दे। और इसी पर ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। इस वक्त हमारे संवाददाता शिशिर शेलार इस वक्त जुड़ रहे हैं, जो कि इस वक्त मुंबई में ही मौजूद हैं और लगातार इस खबर पर एक एक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। शिशिर, एक बार फिर से आपके पास आ रहे हैं। जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया, अब इसको लेकर के तमाम प्रतिक्रिया सामने आ रही हैं। अलग अलग राजनीतिक पार्टियों की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अभी हमने पवन खेड़ा को सुना, जो कह रहे हैं कि 3 दशकों की उनकी दोस्ती थी, साथ में काम किया है और आज उन्हें विश्वास नहीं हो रहा। लेकिन सवाल घूम फिर के वही आ रहा है कि आखिर इसके पीछे कौन है, कौन है इस हत्याकांड के पीछे, किसने ये हत्या करवाई है, उसका नाम अभी तक सामने नहीं आया है। बिल्कुल, देखिए, हालांकि कई बड़े सवाल हालांकि इस घटना के बाद सामने आए हैं कि मुंबई में अगर देखा जाए, खासतौर पर उस जगह पर जहां पर ये वारदात घटी है, तो ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके पीछे आखिर कौन है, क्या ये बड़ी साजिश है। तीसरी बात ये भी है कि क्या गैंग वॉर की शुरुआत मुंबई में फिर से हो चुकी है, ये सवाल भी उठता है। क्योंकि पिछले, अगर हम बात करें इतिहास में, अगर दोहरा के देखें तो इतिहास में मुंबई में गैंग वॉर का एक इतिहास रहा है। तो ऐसे में क्या फिर से वही साइकिल शुरू होने जा इसके सामने इस वक्त खड़े हैं। और ऐसे में इस वक्त अगर देखा जाए, पुलिस को ज़रूर लीड मिली है। हालांकि 2 आरोपी जो है पुलिस के इस वक्त हिरासत में है और उनसे जो है ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने का पुलिस का प्रयास रहेगा। एक आरोपी जो अब तक जो फरार है, उसके लिए भी पुलिस जो है, क्राइम ब्रांच जो है, इस वक्त तफ्तीश कर रही है। जैसे मैंने कहा कि तकरीबन 2 से 3 टीम मुंबई से बाहर जा चुकी है इस पूरी जो है इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो ऐसे में इन सभी सवालों के जो है जवाब खोजने का प्रयास इस वक्त मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच कर रही है। इसमें और एक अगर ध्यान से हम अगर देखें तो जिस प्रकार से जो है, जो हमने बाइट सुनी, उसमें ये भी कहा गया था कि क्या इसके पीछे कोई साजिश है कि अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए, जो कि मैंने गैंगवार का जिक्र किया। तो ऐसे में जब मुंबई में अगर देखा जाए तो 70 और 80 दशक में गैंगवार का एक दौर था। तो ऐसे में इस प्रकार से वारदात को अंजाम देकर क्या मैसेज देना चाहने यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है आरोपी द्वारा, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। तो इन सभी बिंदुओं पर जो है मुंबई पुलिस इस वक्त जो है तफ्तीश कर रही है। इस वक्त जो जानकारी में मिली है उसके अनुसार जो मुख्यमंत्री कार्यालय से जो मैसेज आया है कि बाबा सिद्दीकी पर जो है उनको स्टेट ऑनर दिया जाएगा। जैसे मैंने कहा था कि तकरीबन शाम को 7 बजे जो है नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी, उसके बाद बड़े कब्रिस्तान में उनको सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा और साथ ही साथ जो है स्टेट ऑनर भी उनको दिया जाएगा। इस वक्त बाबा सिद्दीकी का शव जो है मुंबई के ऊपर अस्पताल में है, वहाँ पर पोस्टमार्टम किया जाएगा। पोस्टमार्टम करने के बाद जहाँ पर इस वक्त मैं हूँ, ये बाबा सिद्दीकी का बैंड्रा स्थित घर है, यहाँ पर उनको लाया जाएगा। तकरीबन जब से बाबा सिद्दीकी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, हमने देखा कि कई बड़े नाम जो है अस्पताल में उनको जो है पहुँचते देखने के लिए। इसमें सलमान खान की हम बात करें, संजय दत्त की बात करें,
अगर बॉलीवुड से बात करें, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री से बात करें, तो कुछ सितारे उनको मिलने के लिए वहाँ पहुँचे थे। राजनीति अगर बात करें, जैसे एक लंबा करियर रहा है, फिर चाहे वो कांग्रेस के दिग्गज नेता हो जो इस वक्त सोशल मीडिया पर जो उन्होंने श्रद्धांजलि दी है, उनमें अगर देखा जाए तो हम समझ सकते हैं कि जो शुरुआत थी, जो करियर था, पॉलिटिकल करियर जो है भारतीय कांग्रेस से जो है बाबा सिद्दीकी का हुआ था। तो ऐसे में कई सारे उनके मित्र अक्रॉस पार्टी लाइंस है, मतलब कांग्रेस में भी है, राष्ट्रवादी कांग्रेस में भी है और बाकी अन्य पार्टी में भी है। तो ऐसे में हम देख पाएंगे कि आज पूरे दिन जो है लोगों का तांता लगा रहेगा उनके घर पर भी जो है उनको आखिरी विदाई देने के लिए। जी, इस पूरे हत्याकांड के बाद में क्या अभी तक किसी प्रकार की जिम्मेदारी किसी भी गैंग की तरफ से ली गई है? जी देखिए, पुलिस ने अब तक जो है इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं दी और किसी भी गैंग ने जो है इस वारदात की अब तक जिम्मेदारी नहीं ली है। जो दो नाम सामने आए थे, कर्नल सिंह और कश्यप, जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश से है, ये अब तक जो है आधिकारिक इन्फॉर्मेशन पुलिस के द्वारा जो है दी गई है। और जहाँ तक बात करें तीसरे आरोपी की, तो अगर सूत्रों की माने तो ये कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से मोडस ऑपरेंडी है, तो ऐसे में एक पूरी तरीके से रेकी की गई थी। जहां बाबा सिद्दीकी जाते हैं उन पर नज़र रखी गई थी, उसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया था। ये जानकारी, हालांकि आधिकारिक जानकारी अब तक नहीं है, लेकिन जो सूत्र है वो बता रहे हैं। तो ऐसे में जो तीसरा आरोपी फरार है उसको भी जो है उसकी भी खोजबीन की जा रही है। और हालांकि उसके बाद जो दो आरोपी इस वक्त पुलिस की हिरासत में, उनसे भी ये सभी जो है जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास पुलिस इस वक्त कर रही होगी। जी, अब से कुछ देर पहले हमने अजीत पवार को सुना और वो कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में जांच तो हो ही रही है, लेकिन इस वक्त क्राइम ब्रांच की 5 टीमें हैं जो तीसरे आरोपी की तलाश के लिए निकली हैं। बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि मुंबई के बाहर क्राइम ब्रांच की यूनिट जा चुकी है, जो टीम्स है, अलग अलग टीम बनाई है, वो जो है फरार आरोपी जो इसकी इस वक्त जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जिस प्रकार से दो आरोपियों का जो खुलासा है पुलिस ने जो है मीडिया द्वारा किया गया है, लेकिन तीसरे आरोपी पर भी पुलिस जल्द से जल्द शिकंजा कसेगी। इसके बारे में अगर देखा जाए तो क्राइम ब्रांच इस वक्त इसकी पूरी महाराष्ट्र के बाहर भी कोई जो है वो टीम जो है क्राइम ब्रांच की जा चुकी है। तो ऐसे में हर जगह से हर बिंदुओं को जो है खंगालने का प्रयास इस वक्त मुंबई पुलिस कर रही है। जी, शिशिर, जितनी जानकारी हमें मिल पा रही है कि बाबा सिद्दीकी को अच्छी सिक्योरिटी भी मिली हुई थी, लेकिन उस सिक्योरिटी के घेरे को भेद करके और इस हत्या को अंजाम देना, ये भी अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है, क्योंकि दोनों आरोपियों की जब लगातार अब पूछताछ उनसे की जा रही है, तो इस पूछताछ में ये भी निकलकर सामने आया कि पिछले कई महीनों से और कई दिनों से वो लगातार रेकी कर रहे थे कि आखिर बाबा सिद्दीकी कब ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से घर कब आते हैं, उसके बाद में बीच में किन किन लोगों से मिलते हैं। इसकी पूरी जानकारी दोनों आरोपियों के पास में थी। बिल्कुल, हालांकि इस वक्त हालांकि आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन जो जानकारी प्राप्त हो रही है उसके अनुसार जो है पूरी तरीके से, मतलब बाबा सिद्दीकी की दिनचर्या क्या है, कहाँ पर बाबा सिद्दीकी जाते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से मोडस ऑपरेंडी है, जिस प्रकार से उस वारदात को अंजाम दिया गया है, तो जाहिर सी बात है कि आरोपी ये जानते होंगे कि बाबा सिद्दीकी का जो पूरा एक दिनचर्या क्या होगी, शेड्यूल क्या होगा, उस हिसाब से हालांकि उनको फॉलो किया गया था। और जब, जैसे मैंने कहा कि बांद्रा का वो इलाका जो कि काफ़ी सदन इलाका माना जाता है, काफ़ी वीआईपी इलाका माना जाता है, जहाँ पे वारदात घटी थी, तो ऐसी जगह पर इस घटना को अंजाम देना ये पूरी तरह से एक रेकी हम कह सकते हैं कि करने के बाद ही जो है अटैक किया गया है। और साथ ही साथ जैसे कि हमने कहा कि दो आरोपी तो मिल चुके हैं, तीसरे आरोपी की शिनाख्त भी जारी है कि क्या कुछ और लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं क्या, इस बारे में भी पुलिस जो इस वक्त जो है तफ्तीश कर रही है। इस पूरे हत्याकांड के पीछे मकसद क्या था और क्या बाबा सिद्दीकी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के लिए भी क्या पैसे दिए गए थे इन आरोपियों को, इस बारे में किसी प्रकार की अपडेट और जानकारी मिल पाई है शिशिर? देखिए, हत्या का मोटिव क्या होगा, किस प्रकार से जो है कौन इसके पीछे मास्टरमाइंड होगा, ये तो जांच का विषय है। जिस प्रकार से इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी उसके बाद ही हालांकि पुलिस द्वारा ये इन्फॉर्मेशन साझा की जाएगी, लेकिन अब तक ये जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। जहाँ तक बात करें और कोई लोग इसमें शामिल हो सकते हैं क्या, हालांकि इसके बारे में पुलिस जांच कर रही है, क्योंकि हमने देखा कि अब तक तो 3 लोगों के नाम सामने आए हैं, क्योंकि 3 लोग इसमें जो है इस पूरे वारदात में है, लेकिन क्या कुछ और लोग भी हो सकते हैं, ये इन्वेस्टिगेशन के बाद ही जो है पुलिस सामने ला पाएगी। अभी अगर देखा जाए तो कानून व्यवस्था पर भी कई सारे के सवाल जो हैं वो इस वक्त उठ रहे हैं, क्योंकि जो तमाम जो विपक्ष है वो इस वक्त कई तरीके के सवाल उठा रहा है।
बिल्कुल, देखिए विपक्ष के नेताओं के अगर हम बयान देखें तो उन्होंने जिस प्रकार से वारदात घटी थी तो ये कहा था कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है मुंबई की, खासतौर पर महाराष्ट्र की, वो इस वक्त चिंताजनक है। वो इसलिए भी क्योंकि मुंबई से शहर में इस प्रकार से हादसा होना कई सवाल निशान खड़े करता है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के ऊपर, और इसलिए विपक्ष के द्वारा ये मांग की गई कि महाराष्ट्र के जो होम मिनिस्टर है वो तत्काल इस्तीफा दें, क्योंकि जिस प्रकार से सिचुएशन आउट ऑफ हैंड जा चुकी है। तो ऐसे में विपक्ष काफी कड़े तेवर अपना रहा है इस वक्त, और खासतौर पर सरकार की तरफ से, क्योंकि ये भी आरोप विपक्ष लगा रहा है कि सरकार को अगर पता था कि इस प्रकार से जो उनको है थ्रेट मिल चुकी है, तब जो है पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, ये भी सवाल विपक्ष द्वारा उठाए गए हैं। जी शिशिर, लेकिन इसके साथ ही तमाम बयान तो हम सुन ही रहे हैं, लेकिन क्या परिवार की तरफ से किसी प्रकार का बयान अभी तक सामने आया है इस पूरे हत्याकांड को लेकर के? देखिए, हालांकि कल जब ये वारदात घटी तो जीशान सिद्दीकी जो है बाबा सिद्दीकी के पुत्र उनके साथ थे, उनके साथ ही जो अस्पताल गए थे। हालांकि अब तक उनके परिजनों के द्वारा इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं की गई है। ये भी प्रयास किया जा रहा है कि क्या परिवार को इसके बारे में कुछ जानकारी हो, क्या इस प्रकार से कोई रंजिश के बारे में अगर उनको पता हो तो जो है पुलिस वो भी प्रयास करेगी कि इस बारे में भी तफ्तीश की जाए, उसके बारे में जानकारी जुटाई जाए। लेकिन अब तक परिवार वालों से कोई बयान सामने नहीं आया है। ठीक है, चलिए फिलहाल शुक्रिया शिशिर तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, और लगातार इस खबर पर आप बने रहिएगा और जो भी अपडेट्स आती है हमारे तक जरूर पहुंचाइएगा, ताकि अपने दर्शकों को लगातार एक एक अपडेट इस पूरे मामले से हम देते रहें। और खबरों का सिलसिला डीडी न्यूज़ पर यूं ही लगातार जारी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 10 सीटों पर अब उपचुनाव होने वाला है। और इस उपचुनाव के मद्देनजर आज नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की अहम बैठक होगी। इस बैठक में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, साथ ही ब्रजेश पाठक और प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल भी मौजूद रहेंगे। फिलहाल 10 सीटों के लिए 30 से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम पार्टी की तरफ से तय किए गए हैं। हर सीट पर 3-3 उम्मीदवारों के नाम कुछ दिन पहले ही सीएम आवास पर हुई कोर कमेटी की बैठक में ये तय हुए थे, और अब इन सभी नामों को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें 2022 के विधानसभा चुनाव में 5 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी। भारतीय जनता पार्टी ने 3 सीटें जीती थी और आरएलडी के खाते में 1 सीट और निषाद पार्टी के खाते में 1 सीट गई थी। और इन 10 सीटों पर अब विधानसभा उपचुनाव होने हैं। और साथ ही आइए ग्राफिक्स के जरिए भी एक नजर डाल लेते हैं कि आखिर किन किन सीटों पर ये उपचुनाव होने हैं और इनमें से किन सीटों पर किस पार्टी का कब्जा था, ये भी ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले अगर 10 सीटों की हम बात करें तो काफी महत्वपूर्ण ये 10 सीटें हैं, जिसपे समाजवादी पार्टी 5 सीटों पर अपना परचम 2022 में उसने लहराया था। 10 सीटों में खैर, मीरापुर, फूलपुर, मंझवा और सीसामऊ ये सीटें हैं और इन 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। और इन उपचुनाव को लेकर फिलहाल आज मीटिंग है। इन 10 में से करहल, मिल्कीपुर, कटहरी, कुंदरकी और सीसामऊ ये 5 सीटें जो हैं 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपना परचम लहराया था। इसके अलावा गाजियाबाद, खैर और फूलपुर इन 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम साल 2022 के विधानसभा चुनाव में लहराया था। निषाद पार्टी के खाते में 1 सीट गई थी, मंझवा सीट, और इसके साथ ही 1 सीट जो है वो गई थी आरएलडी के खाते में, मीरापुर सीट। तो ये 10 सीटों का जो पूरा किस किस पार्टी ने अपना परचम लहराया वो हमने आपको बताया। और इसके बाद में अब इन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। 10 सीटों में से 6 सीटों पर प्रत्याशी भी घोषित किए जा चुके हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। लेकिन इसमें गौर करने वाली बात यह है कि इन 10 सीटों में करहल, सीसामऊ, फूलपुर, मिल्कीपुर, कटहरी और मंझवा ये जो 6 सीटें हैं, जिन 6 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं, उनमें से 4 प्रत्याशी जो हैं वो राजनीतिक परिवारों से ताल्लुक रखते हैं।
तो राजनीतिक परिवारों के 4 प्रत्याशियों को टिकट दिया गया है और जैसे ये सूची सामने आती है तो भारतीय जनता पार्टी टिकट बंटवारे को लेकर के परिवारवाद का आरोप समाजवादी पार्टी के ऊपर लगाया गया। तो ऐसे में ये 10 सीटें हैं, करहल, मिल्कीपुर, कटहरी, कुंदरकी और गाजियाबाद। 5 सीटें ये और 5 सीटें और हैं। तो ऐसे में अब जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपनी पूरी जी जान लगा रही है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी जो है वो इन 10 सीटों के लिए मेहनत कर रही है और आज अहम बैठक होनी है दिल्ली में, जिसमें इन 10 सीटों पर उम्मीदवार कौन कौन होंगे इस बैठक के बाद में ये ऐलान किया जाएगा। इसी के साथ विजयदशमी के अवसर पर सरसंघचालक मोहन भागवत का भाषण इस समय राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल बीते कल नागपुर में आयोजित कार्यक्रम में मोहन भागवत ने कई विषयों पर अपनी बात रखी। उन्होंने जहां देश विरोधी शक्तियों पर निशाना साधा तो वहीं देश के भीतर हो रही घटनाओं पर भी चिंता जाहिर की है। आइए एक नजर डालते हैं उनके संबोधन के कुछ मुख्य बिंदुओं पर कि उन्होंने अपने संबोधन में क्या कुछ बातें कही। उन्होंने संस्कृति और धर्म का जिक्र करते हुए कहा कि संस्कृति और धर्म के संरक्षण में संघ की जो भूमिका है वो काफी अहम है। हिंदू समाज की बात करते हुए उन्होंने कहा कि संगठित और बलशाली होने की जरूरत है। हिंदू समाज को संगठित रहें, सुरक्षित रहें, ये बात उनकी तरफ से कही गई। इसके साथ ही बांग्लादेश का जिक्र उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि हिंदुओं पर अत्याचार की परंपरा फिर से दोहराई गई है बांग्लादेश में, क्योंकि वहां से कई सारी खबरें अभी पिछले 1 से 2 दिनों में आई हैं। दुर्बल और असंगठित रहना ही अपराध है, इसीलिए संगठित रहें और सुरक्षित रहें। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल की घटना का भी जिक्र उन्होंने किया। उन्होंने आरजीकर घटना समाज को शर्मसार करने वाली है। जो घटना सामने आई थी उस घटना को लेकर उन्होंने अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि आरजीकर की जो घटना है वो अपराध और राजनीति के मिलाप के कारण हुई है। डॉक्टरों का साथ देने की बात मोहन भागवत ने कही। उन्होंने कहा कि चिकित्सक बंधुओं के साथ पूरा समाज है, क्योंकि डॉक्टर जो जूनियर डॉक्टर है वो इस वक्त आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और लगातार उनकी तबीयत भी खराब हो रही है। साथ ही मोहन भागवत ने अपने संबोधन में कहा कि देश में टकराव उत्पन्न करने का प्रयास चल रहा है, जो माहौल है उसको खराब करने की कोशिश की जा रही है। देश की जो छवि है उसको खराब करने की कोशिश इस वक्त हो रही है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि देश लगातार प्रगति कर रहा है, विकास हो रहा है, विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना रहा है, लेकिन देश की छवि खराब करने की कोशिश इन दिनों की जा रही है। बिना कारण कट्टरपन की घटनाओं में भी वृद्धि देखने को मिली है, ऐसा कहना है मोहन भागवत का। उन्होंने कहा कि जो अवैध घुसपैठ है वो भी इन दिनों गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। इसके साथ ही संस्कृति की बात करते हुए मोहन भागवत ने कहा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म का जो कंटेंट है वो हमारी संस्कृति के अनुरूप नहीं है और इस कंटेंट की वजह से युवाओं को बर्बाद ये कर रहा है। विकृत प्रचार और नशीले पदार्थ जो है वो लगातार युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं। तो इसके साथ ही कई सारी बातें मोहन भागवत ने कही। साथ ही उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा का नाम भी अपने संबोधन में लिया। कहा कि देश को भगवान बिरसा मुंडा जैसे व्यक्तित्व की जरूरत है, आवश्यकता है, और पिछले कुछ सालों में दुनिया में भारत की जो साख है, प्रतिष्ठा है, वो बढ़ी है लगातार। इसके अलावा पर्यावरण की बात भी मोहन भागवत ने अपने संबोधन में कही। उन्होंने कहा कि पर्यावरण के प्रति हमारी सोच को पूरा विश्व अपना रहा है। वृक्षारोपण और एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध पर ध्यान दिया जाना चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में रिसाइकिल की बात लगातार कही जा रही है कि और कोशिश ये होती है कि जो भी प्लास्टिक हम यूज़ कर रहे हैं वो प्लास्टिक ऐसी हो जिसको दोबारा से रिसाइकिल किया जा सके। तो उन्होंने कहा कि जो प्लास्टिक ऐसी हो जिसे सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है, ऐसी प्लास्टिक पर प्रतिबंध होना चाहिए। साथ ही अपने संबोधन में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कोलकाता रेपकांड को बेहद ही शर्मनाक उन्होंने बताया। इस दौरान मोहन भागवत ने कहा कि अपराधियों और सत्ता के बीच साठगांठ होने के कारण इस तरह की घटनाओं को शह मिलती है। कलकत्ता में जो हुआ आरजीकर अस्पताल में, लज्जाजनक घटना है, हम सबको कलंकित करने वाली घटना, और ये एक नहीं है, घटना होने ही नहीं देना, इसलिए चौकन्ना रहना चाहिए, सुरक्षा देनी चाहिए। परंतु होने के बाद भी वहां जिस प्रकार से टालमटाल का प्रयास हुआ, अपराधियों को संरक्षण देने का प्रयास हुआ, ये जो अपसंस्कृति फैली है उसके साथ अपराध और राजनीति का जो गठबंधन हो गया है उसके ये परिणाम है। इसके साथ ही बांग्लादेश का जिक्र करते हुए मोहन भागवत ने कहा कि वहां हिंदुओं पर अत्याचार करने की परंपरा दोहराई गई है। बांग्लादेश में क्या हुआ
उसके कुछ तात्कालिक कारण और पहलू है, ये बात ठीक है, लेकिन इतना बड़ा उत्पात तो उससे नहीं होता कि उस उत्पात के कारण वहां के हिंदू समाज पर जो अत्याचार बार बार होते हैं उस परंपरा को फिर से दोहराया गया। पहली बार वहां का हिंदू संगठित होकर अपने बचाव में रास्ते पर आया, इसलिए कुछ बचाव हो गया। परंतु कहीं कोई गड़बड़ हो, दुर्बलों पर अपना गुस्सा निकालने की ये जो कट्टरपंथी प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति जब तक वहां विद्यमान है तब तक वहां की हिंदू क्या वहां के सभी अल्पसंख्यक उनके सर पे खतर की तलवार लटकी रहेंगी। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति पर सरसंघचालक मोहन भागवत के बयान पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया की निंदा की। सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस की प्रतिक्रिया को भेदभाव का उदाहरण बताया है। बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में जो भाव व्यक्त किया है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अगर आपकी बात ये सच है कि बांग्लादेशी हिंदुओं के बारे में कोई कंसर्न नहीं रखना चाहिए, या मोहन भागवत जी ने या मोदी जी ने जो कंसर्न व्यक्त किया वो गलत था, तो क्या 2003 में नेता प्रतिपक्ष के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जब तत्कालीन गृह मंत्री आडवाणी जी से बांग्लादेशी हिंदुओं के अधिकारों की रक्षा और उनको भारत में नागरिकता देने की बात कही थी, वो गलत थे क्या? आपकी असम की सरकार, तरुण गोगोई की सरकार ने अप्रैल 2014 में और कांग्रेस की असम यूनिट ने जो प्रस्ताव पारित किया है वो गलत था क्या? और मैं फिर कहना चाहता हूं, ये वो लोग हैं जो आपके पाप की वजह से कष्ट झेल रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश के हिंदू और बौद्ध विभाजन नहीं चाहते थे। इसके साथ ही भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर भी जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और ओवैसी दोनों में ही जिन्ना की आत्मा है। पवन खेड़ा जी ने जो बोला है पूरे देश को बहुत गंभीरता से समझना चाहिए। उन्होंने एक प्रकार से जय फिलिस्तीन नारे की वकालत कर दी है। इससे बहुत साफ हो गया कि कांग्रेस और ओवैसी दोनों का मन एक है, दोनों में आत्मा जिन्ना की ही है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, उन्होंने, अगर ओवैसी ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे जय फिलिस्तीन बोला है तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी का फिलिस्तीन को लेकर प्रस्ताव है। हमास के हमले के बाद यह महत्वपूर्ण बात है, प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी के ट्वीट अवेलेबल है। मैं पूछना चाहता हूं क्यों आपने किया, और हमास के हमले के बाद ही क्यों किया? कांग्रेस की मानसिकता यह है कि एक वर्ग को तो हमास और हिजबुल्लाह तक भी जोड़े रखने में गुरेज नहीं है, जय फिलिस्तीन बोलते रहो। दूसरे से कहो बांग्लादेश में क्या हो रहा छोड़ो, कश्मीर में क्या हो रहा था वो भी छोड़ दो। यानी एक को तोड़ के रखो, दूसरे को जोड़ के रखो। तो पिछले 1 से 2 दिन में जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर जो पूजा पंडाल है वहाँ पर जो हमले हुए हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं भारत का रुख तो साफ है ही। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में इस वक्त हमारे सहयोगी विनोद मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में, और आपके पास आऊँगी, लेकिन उससे पहले विनोद मिश्रा जी से एक सवाल। विनोद मिश्रा जी, जिस तरीके से बांग्लादेश में हमने देखा कि पिछले 1 से 2 दिन के अंदर जो दुर्गा पूजा पंडाल है वहाँ पर जिस तरीके से हमला हुए और माहौल कहीं ना कहीं बिगाड़ने की कोशिश की गई, कहीं ना कहीं कई सारी सवाल जो हैं वो इस वक्त खड़े कर रहे हैं कि क्या वाकई हिंदू जो है वो सुरक्षित हैं? कृतिका, ये इम्पोर्टेंट है समझना कि संघ प्रमुख का जो कल दशहरा विजयदशमी के साथ में जो उद्बोधन था देश के लिए, वो समझने की जरूरत ये है कि संघ अपने स्थापना के 100वें वर्ष में पहुंच गया है। जी बिल्कुल। और 100वें वर्ष के पे पहुंचने पे संघ की जो चिंता है, संघ एक गैर राजनीतिक संगठन है, संघ एक सामाजिक संगठन है, तो समाज की अंदर की जो चिंताएं हैं उसकी अभिव्यक्ति संघ के इस विजयादशमी जैसे समारोह में लगभग होती है। और संघ प्रमुख ने इसी चिंता को व्यक्त करते हुए जब ये बात कही तो उन्होंने बांग्लादेश का एक उदाहरण दिया था। बांग्लादेश का उदाहरण उन्होंने इसलिए दिया कि बांग्लादेश में जो एक बात लोगों के एक स्टीरियोटाइप थी कि जो हिंदू है, अल्पसंख्यक है, वो दुर्बल है, वो कमजोर है, तो उनको जिस तरह से प्रताड़ना मिलती थी, जिस तरह से उनको हमेशा कोई भी छोटी मोटी घटना हो, बांग्लादेश में मंदिरों पे हमले होते थे, लोगों के घर जला दिए जाते थे हिंदुओं के। इस बार जो ये है, इस बार एक अलग घटना हुई कि बांग्लादेश में कूप के बाद जो लगातार हिंदुओं पे हमले होने लगे, लगातार उनके मंदिरों, आस्था के केंद्रों पे जब हमला होने लगे, तो वो हिंदू वहां पे यूनाइट हुए, उन्होंने अपनी एकता दिखाई और सड़क पे उतरे।
तो जाहिर सी बात है कि वहां की जो इंटरिम गवर्नमेंट है उनको भी ये नींद खुली कि भाई जब हिंदू सड़क पे उतर आए हैं और उस बात के लिए वो ये बता मजबूती के साथ अपनी एकता दिखा रहे हैं, तो सरकार वहां की जो है लोकल अभी एडमिनिस्ट्रेशन में उनको भी एक तरह से उन्होंने कटघरे में खड़ा किया था, दुनिया की नजर पड़ी उस पे। तो जाहिर सी बात है, इसका उदाहरण देते हुए संघ प्रमुख ने कहा कि दुर्बल होना जो है वो अपराध है, संगठित होने से ही आपका बांग्लादेश ने अपनी जान माल अपनी आस्था को अभी बचाया है। दुर्गा पूजा भले ही बांग्लादेश में इस बार वो ना हो पाया हो, न करने दिया गया हो, लेकिन हिंदुओं ने वहां संगठित होकर अपने अस्तित्व की रक्षा की है। इस बात के लिए संघ प्रमुख ने ये बात रखी थी, जिसका जो आप रिएक्शन देख रहे हैं कांग्रेस से लेके, और जो सुधांशु जी बता रहे थे कि सारे पॉलिटिकल अपोजिशन में इस बात को जो रिएक्शन हो रहा है, शायद उनकी जो नब्ज पे ये जो भागवत जी का बयान है वो शायद उनकी दुखती नब्ज पे ये हाथ है कि आप ये सीधे सीधे हिंदू के संगठन की बात उन्होंने कही तो आपने सीधे उस बात पे आपत्ति की, लेकिन अगर फिलिस्तीन में, लेकिन अगर इजराइल में, लेकिन अगर लेबनान में कोई हमला होता है तो पूरे देश में जिस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं उसका भी कोई मतलब है? ये सवाल भी तो उन लोगों को पूछना चाहिए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सवाल तो कई सारे बनते ही हैं, लेकिन विपक्ष हमेशा कुछ और ही अलग ही दिशा में विपक्ष जाता हुआ नजर आता है हमें। विजय त्रिवेदी भी इस वक्त हमारे मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विजय जी, अगर देखा जाए तो कई सारी बातों का जिक्र मोहन भागवत ने अपने संबोधन में किया है, लेकिन उसमें मुख्य तौर पर बात संस्कृति की, धर्म संरक्षण की, हिंदुओं की सुरक्षा की, इसका जिक्र उन्होंने जरूर किया है। ये बिल्कुल ठीक बात है कृतिका जी, लेकिन मैं हैरान इस बात पर हूँ कि संघ प्रमुख का जो संबोधन है सालाना उनका विजयदशमी के मौके पर, उस पर सवाल किन विषयों पर खड़े किए जा रहे हैं? मुझे लगता है जिन लोगों ने सवाल खड़े कर रहे हैं या तो उन्होंने संबोधन सुना नहीं जी, या उसके मायने नहीं समझ में आए। बांग्लादेश के हिंदुओं की चिंता करने में क्या सवाल है? दुर्बल होकर पिटने से बजाय उससे लड़ाई लड़ना, एकजुट होना, उसके लिए खड़ा होना, इसमें कोई गलत बात है? संस्कृति और धर्म को संरक्षण की बात करना क्या एक गलत बात है? वाल्मीकि जयंती को वाल्मीकि समाज और वाल्मीकि कॉलोनी से बाहर निकालकर देश भर में मनाना क्या गलत बात है? जी। पर्यावरण की चिंता करना, दुनिया में भारत की साख बढ़ी है इसकी चर्चा करना, तो इनमें से कौन से सवाल ऐसे हैं? या बिरसा मुंडा जी, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर काम करना, उसको मनाना, उस पर विश्वास करना, इनमें से ऐसे कौन से सवाल हैं जिनकी चर्चा, जिन पर सवाल खड़े किए जाने चाहिए? दुर्बल और एकजुट की बात पर मैं एक छोटी सी घटना का जिक्र करना चाहता हूं कि जब 1998 में भारत ने परमाणु परीक्षण किया तो बहुत से लोगों ने सवाल खड़े किए। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि केवल ताकतवर देश ही अहिंसा की नीति अपना सकता है जी, और भारत जो है परमाणु परीक्षण के बाद भी किसी पर हमला नहीं करेगा, यह हमें ताकतवर बनाने का मुद्दा है। तो जब आप एकजुट होने की बात करते हैं तो वो किसी पर हमला होने की बात नहीं की जाती, अपने को ताकतवर, ताकि हमले से बचा जा सके। अब मुझे नहीं पता कि आपको कौन कौन से सवाल जो हमारे विपक्ष के मित्र हैं, सहयोगी हैं, वो खड़े कर रहे हैं, किन बातों पे खड़े कर रहे हैं मुझे नहीं समझ आया। आर्टिकल जो कोलकाता का अस्पताल है उसमें जो घटना हुई उस पर तो देश भर के लोगों ने सवाल खड़े किए। बिल्कुल, तो यदि इस पे मोहन भागवत जी ने सवाल खड़ा किया है तो क्या है, इसमें कोई परेशानी? बिल्कुल। लेकिन विजय जी देखिए, अगर बात जब पश्चिम बंगाल की हम कर रहे हैं तो वहाँ की जो स्थिति है वो हम पिछले 1.5-2 महीनों से हम लगातार देख रहे हैं। क्या सुरक्षा व्यवस्था है, राज्य सरकार जो है किस तरह के कदम उठा रही है डॉक्टरों की सुरक्षा में? आज भी हम लगातार देख रहे हैं कि जो जूनियर डॉक्टर्स हैं वो इस वक्त आमरण अनशन कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार जरा भी ध्यान नहीं दे रही है। अब अगर उस बात को हम सभी जानते हैं और अगर मोहन भागवत ने उस चीज का जिक्र किया है तो उसमें गलत क्या है? क्योंकि पश्चिम बंगाल में वाकई जो जूनियर डॉक्टर वहां पर आमरण अनशन कर रहे हैं उनमें से 3 डॉक्टर्स की हालत अभी काफी गंभीर बनी हुई है। 3 डॉक्टर्स अस्पताल में भर्ती है आमरण अनशन की वजह से, लेकिन राज्य सरकार इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। बिल्कुल लापरवाही कहीं ना कहीं नजर आती है राज्य सरकार की तरफ से। जी बिल्कुल कृतिका, यदि आप समझिए इस स्थिति को दूसरे तरीके से देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने भी एक तरह से निर्देश दिया था जूनियर डॉक्टर्स को, रेजिडेंट डॉक्टर्स को कि सब खत्म करके आप जाइए, बात करिए और काम को आगे बढ़ाइए। जी बिल्कुल। उसके बाद भी यदि आमरण अनशन चल रहा है, इसका मतलब जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, जो आंदोलनकारी हैं, उनका इस सरकार में, जो पश्चिम बंगाल की सरकार है, उसके सिस्टम में भरोसा नहीं जी। आप इसको यूं भी समझिए कि सरकार जो है, एक महिला मुख्यमंत्री है, तो हम उम्मीद करते थे कि जो महिला पीड़ित हमारी रही है, विक्टिम बहन जो रही है, उसके लिए सरकार लड़ाई लड़ेगी।
लेकिन वहां पर जो सरकार की तरफ से वकील खड़े किए गए, उसको मुझे कोई प्रश्न नहीं करना कि वो उनकी इच्छा है, लेकिन क्या वो विक्टिम के लिए खड़े किए गए थे सरकार की तरफ से? बिल्कुल। या विक्टिम के खिलाफ खड़े किए गए थे? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इसलिए उस सरकार में आंदोलनकारियों का भरोसा नहीं रहा। ये ज्यादा गंभीर बात है। घटनाएं तो होती हैं, घटनाओं को कैसे रोका जाता है, उस पर कैसे रेस्पॉन्ड किया जाता है, वो महत्वपूर्ण होता है। लेकिन जब वहां के आंदोलनकारी, और उसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी शामिल नहीं है, जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, उनकी नौकरी, उनका करियर, उनका फ्यूचर सब कुछ टिका हुआ, उसके बाद भी वो आंदोलन कर रहे हैं, इसका मतलब या तो वो आपके कामकाज से संतुष्ट नहीं है, आपके एक्शन से, और दूसरा आपके सिस्टम पर उसे भरोसा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, सवाल यही है कि सिस्टम पर भरोसा नहीं है और इसीलिए अपने लिए सुरक्षा की मांग कहीं ना कहीं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। एक बात और देश को लेकर के जिक्र जो मोहन भागवत है वो करते हुए नजर आए हैं कि देश में जो है वो टकराव के स्थिति को पैदा करने की कोशिश इस वक्त की जा रही है। देश की जो छवि है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि देश जो है पूरे विश्व स्तर पे एक अलग ही देश बनकर उभर रहा है। भारत की जो शक्तियां हैं वो पूरा विश्व जान रहा है। वसुधैव कुटुंबकम की हमारी नीति को पूरा विश्व मानता है। पूरे विश्व के जो तमाम देश है उनकी नजर भारत पर है, भारत की एक एक चीज पर उनकी नजर है। लेकिन देश की छवि को किस तरीके से खराब किया जा सकता है, इसकी भी कोशिश कहीं ना कहीं हो रही है। विनोद जी हमारे साथ लगातार बने हुए। विनोद जी, क्या आपको वाकई लगता है कि देश की जो छवि है उसको खराब करने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं? कृतिका, अभी पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था कि बटोगे तो बांटने वाले महफिल सजा लेंगे। तो ये बांटने वाले जो बांट के महफिल सजाने की कोशिश करते हैं, लगभग भागवत जी ने उसी बात को आगे बढ़ाते हुए एक तरह से समाज के चिंतन जो है उसको सामने में लाया था कि इस देश में जो हो क्या रहा है, जो विदेश के बाहर, विदेशों की जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति के हिसाब से देश का चिंतन, देश की संस्कृति जो अपनी एक आराधना है, देश की आस्था, देश का विश्वास, वो कैसे एक तरह से डीप स्टेट की बात वो करते हैं। उन्होंने कहा कि किस तरह से एक साजिशन जो है इस चीज को आप विखंडित कर रहे हैं, मूल्यों को, आदर्शों को, उसके साथ आगे जाते जाते आप देश की छवि को दुनिया के में जाके उस छवि को एक गलत तरीके से पेश करते हैं। उसको आप ऐसे दिखाते हैं जैसे इस देश में गर्व करने के लिए कुछ है ही नहीं। तो जो देश, जो दो समाज जो अपने इतिहास से, अपनी परंपरा, अपनी रिवायत से, अपनी संस्कृति से गर्व करना भूल जाए तो फिर उस देश की सामाजिक हैसियत क्या होगी। तो ये एक बड़ी बात होती है कि जो आदमी, जो व्यक्ति या जो समाज अपने इतिहास को भूल जाता है, उसके समाज का फिर कोई अस्तित्व नहीं होता है, चिंतन का, मानस का। तो ये बात समझने की जरूरत इसलिए है कि जो आप बंगाल की बात कर रहे थे, अभी विजय जी जो बता रहे थे, ये समझने की जरूरत है कि पिछले अरसे में हम देख रहे हैं, पिछले 2 साल से संदेश खाली की घटना हो, रेप की, कितनी महिलाएं आई सामने में जो वही बात कहती रही कि हमारे साथ इस तरह के जुल्म हुए हैं, हमारे साथ इस तरह के घिनौने व्यवहार हुए हैं। ममता बनर्जी की पूरी सरकार की सेंसिटिविटी देखिए कि उन महिलाओं को ही वो गलत साबित करने में जुटी रही। बिल्कुल ठीक यही बात आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई कि एक लेडी डॉक्टर जो 36 घंटे लगातार सेवा देने के बाद उसकी किस तरह से निर्मम हत्या होती है, और पूरे बंगाल का जो पुलिस सिस्टम है, पूरा बंगाल का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, वो इस केस को, इस सारे सबूतों को खत्म करने में लगी रही। घटना एक अलग बात है, घटना के साथ जिस तरह से वहां व्यवहार किया गया, पीड़िता के फादर को फोन करके बताया गया कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। आप सोचिए, क्या कभी किसी ने ऐसा इस तरह की बातें सोची होगी? तो ये दिखाता है कि उसमें सामाजिक मूल्य, समाज के जो ताना बाना वो तरह से इसके कारण जो ये आपने एक तरह से समाज को बांट दिया अपने अपने पॉलिटिकल नैरेटिव्स में, और अब वो इतना दुर्बल और कमजोर हो गया है कि एक रेप पीड़िता के न्याय के लिए उसके फादर और मदर, देखिए उस लेडीज डॉक्टर जो अभी जूनियर डॉक्टर्स का जो स्ट्राइक का लगभग 50वां दिन है, बिल्कुल, और वो डॉक्टर के साथ है कि उनको उम्मीद है कि ये डॉक्टर हमारे न्याय दिला सकते हैं। क्या वहां ये स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी नहीं थी? क्यों नहीं उन पे इस डॉक्टर का भरोसा है? तो ये सवाल इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और संघ प्रमुख का जो ये बयान है उस चिंता को दर्शाता है कि ये चिंता समाज को करनी चाहिए अपने डॉक्टर की बेटी की सुरक्षा के लिए। अगर ये देश, अगर ये समाज, अगर ये सरकार अगर चिंतित नहीं है
और उसमें इस तरह के बहानेबाजी बना रहा है, तो ये चिंता का विषय है। बिल्कुल, क्योंकि बहानेबाजी तो लगातार चल ही रही है, क्योंकि जांच तो कहीं हो नहीं रही है। लगातार छुट्टियों को और वहां पर इस वक्त बढ़ा दिया जा रहा है। चलिए इसी चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। जो मोहन भागवत ने अपने संबोधन में और जो अन्य बिंदुओं का भी जिक्र किया, वो भी काफी महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि युवाओं की बात हम लगातार करते हैं कि जो युवा है वो देश का भविष्य है, और उन्हीं युवाओं को जो बर्बाद कर रहा है वो है विकृत प्रचार और नशीले पदार्थ। साथ ही जो OTT प्लेटफॉर्म पर जो हम कंटेंट देख रहे हैं, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं सवाल इन दिनों खड़े हो रहे हैं। विजय जी, बिल्कुल ठीक बात है। ये सामाजिक चिंताएं हैं, और RSS जो है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, एक सामाजिक संगठन है, तो उसकी सामाजिक चिंताएं ज्यादा होती है राजनीतिक चिंताओं की बजाय। राजनीतिक चिंताएं उसका एक साइड इफेक्ट होती है। यदि पश्चिम बंगाल की चिंता करेंगे तो आप कह सकते हैं कि भाई ये पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, बीजेपी के खिलाफ पार्टी की सरकार है, तो उस पर बोल रहे हैं। लेकिन उसमें सामाजिक चिंता है कि एक लड़की के साथ, पीड़िता के साथ जो हुआ है, उस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही, या जो आंदोलन कर रहे हैं उन पर ध्यान नहीं दे रही। अब जब OTT प्लेटफॉर्म की बात आती है, आप देख रहे हैं कि OTT पर किस तरह से क्या परोसा जा रहा है। बिल्कुल, केवल अश्लील कंटेंट ही नहीं, उसमें भी एक नेगेटिविटी का जो कंटेंट है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। वायलेंस का जो कंटेंट है वो बहुत महत्वपूर्ण है, तो उस पर ध्यान देने की बात। और अब लगातार उसकी ताकत बढ़ती जा रही है, उसका प्रसार बढ़ता जा रहा है, और युवाओं में OTT को लेकर बहुत लोकप्रियता है। तो उसके कंटेंट पर उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, इस पर जो है ध्यान देने की जरूरत पर वो बात कर रहे हैं। और इसीलिए प्रधान सरसंघचालक साहब संस्कृति की जो बात कर रहे हैं ना, संस्कृति उसका एक और पर्सपेक्टिव है कि जब आप संस्कृति पर, कल्चर पर ध्यान देंगे, अपने संस्कारों पर ध्यान देंगे, तो OTT को न्यूट्रलाइज करने का एक बड़ा काम करेंगे। वो भी हमारा काम होना चाहिए। अब हम संस्कृति को तो या तो समझते हैं कि संस्कृति की बात विजय त्रिवेदी करेंगे, कृतिका करेगी, तो या तो गवार लोग, जाहिल लोग हैं, कम से कम मॉडर्न जिसे आप कहते हैं वो तो नहीं है। तो ये जो एक हमारे दिमाग में सोशल स्ट्रक्चर में पर्सपेक्टिव बन गया है कि संस्कृति की चर्चा करना, धर्म की चर्चा करना पिछड़ापन की निशानी, इससे भी निकलना पड़ेगा। पहला काम ये करना है। आज हम इस पर चर्चा ही नहीं करते। आप OTT के 4 सीरियल की बात करें तो 2 घंटे लोग चर्चा कर सकते हैं, लेकिन संस्कृति की बात करेंगे तो कहेंगे ये क्या आप चला रहे हैं। इस पर या तो आपको कम्युनल कहा जा सकता है, या आपको पिछड़ा कहा जा सकता है। तो वो जो चिंताएं हैं जो देश को इस संकटों से, जो राजनीतिक संकट के अलावा जो सामाजिक संकट है, और सामाजिक संकट हमेशा बड़े होते हैं। राजनीतिक संकट का तो हमारे पास इलाज है, 5 साल में आप बदल दीजिए सरकार। ये सरकार हमें पसंद नहीं है तो बदल दीजिए, पश्चिम बंगाल में सरकार पसंद नहीं है तो बदल दीजिए। लेकिन सामाजिक संकट को दूर करने के लिए ज्यादा वक्त, ज्यादा ताकत और ज्यादा जिम्मेदारी की जरूरत है। जी, संस्कृति की बात अगर हम करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कहते हैं कि विकास भी होना चाहिए, लेकिन साथ ही अपनी विरासत को भी संभाल कर रखना है। और हमारी भारतीय संस्कृति सबसे पुरानी संस्कृति है, सबसे बेहतर संस्कृति है। आज की तारीख में अगर हम देखें तो विश्व जो है वो भारतीय संस्कृति को अपना रहा है। कई सारे ऐसे देश हैं जो भारत की चीजों को अडॉप्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश के युवा किस ओर जा रहे हैं ये हम सभी जानते हैं। खासतौर पर अगर हम OTT प्लेटफॉर्म्स की बात करें, विनोद जी भी लगातार बने हुए हमारे साथ में। विनोद जी, क्या आप भी यही मानते हैं कि OTT प्लेटफॉर्म की वजह से जो कंटेंट परोसा जा रहा है वो वाकई बेहद गलत है और युवा पीढ़ी को बर्बाद करने वाला कंटेंट है? कृतिका, देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, जब कल से जो कांग्रेस पार्टी के, समाजवादी पार्टी के और सारे पॉलिटिकल पार्टीज के जो रिएक्शंस आ रहे हैं, बड़े तीखे उनके रिएक्शंस हैं। एक कोई क्या कहना है कि क्या भागवत जी ने हिंदू का, धर्म का, इसका ठेकेदारी ले रखा है। इस तरह के कई बयान हैं, सपा के लेके, कांग्रेस पार्टी के लेके हर कोई बयान दे रहे हैं। क्या इसलिए कि मोहन भागवत जी ने संस्कृति, परंपरा, धर्म, वातावरण, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, इनकी चर्चा की, तो आप उनको ये उसके रिएक्शन में आप इस तरह के बयान दे रहे हैं। मैं वो कांग्रेस पार्टी के सामने में, आप अगर कोई आईना नहीं रख रहा है कि जो कांग्रेस पार्टी अपने को गांधी के कांग्रेस कह के, लीगेसी गांधी जी की कांग्रेस पार्टी कह के अभी तक उस चीज को लोगों के सामने में ला रही है, वो कितने गांधीवादी है। 1903 ईस्वी में गांधी जी बनारस गए थे। काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने जब गांधी जी पहुंचे थे, और वहां जो गंदगी, अव्यवस्था और काशी विश्वनाथ के मंदिर की जो वहां के चारों बगल का उन्होंने ढेर देखा था, तो उन्होंने, गांधी जी ने अपनी डायरी में लिखा कि अगर इस तरह अपने प्रमुख धार्मिक स्थलों की मर्यादा और धार्मिक स्थलों की स्थापना में, की परंपरा में अगर हम गौरव करने के बजाय
अगर हम इस देश की आजादी चाहते हैं तो हमें ये आजादी नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वराज का मतलब अगर हम अपने धर्म, अपने परंपरा, अपनी संस्कृति के ये जो महान स्थल है उनको भी संरक्षित नहीं कर पाए, उनको भी साफ सुथरा नहीं कर पाए, तो हमें स्वराज मांगने का तो कोई हक ही नहीं है। और आज इस देश में जब आपने सवाल पूछा था विकास के साथ विरासत की, तो शायद वो लोग भूल गए कि सनातन कहने से, जिनको कहने भात से जिनकी अपनी पूरी आइडियोलॉजी गड़बड़ाने लगती है, तो उनको समझने चाहिए कि इसी काशी विश्वनाथ जी के काशी कॉरिडोर के बनने के बाद अगर वहां 4 से 5 लाख लोग रोज पहुंचते हैं जी, अगर साल में 2.5 करोड़ से 3 करोड़ वहां पे टूरिस्ट फॉल है, पिलग्रिम्स आ रहे हैं, तो वो काशी विश्वनाथ के लिए, वहां के पूरे 4-5 डिस्ट्रिक्ट के लिए जो क्या इकोनॉमी है, कभी उन्होंने सोचा है? कभी रामलला के मंदिर बनने के बाद अयोध्या की जो वहां सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, कभी उन्होंने सोचा है? कभी महाकाल के बारे में सोचा है? कभी उन्होंने सोचा है कि एक 4 धाम यात्रा में, सुगम यात्रा बनने से केदारनाथ में पहुंचने वाले यात्रियों की कितनी तादाद बढ़ी है? तो जो गांधी जी ने कहा, स्वराज की कल्पना की, स्वराज की बात की और अपने संस्कृति, अपनी परंपरा और धार्मिक स्थलों को संरक्षित और उसको साफ सुथरा बनाने की बात की, वही काम तो मोदी जी ने किया है। वही काम की प्रशंसा करते हुए तो भागवत जी कह रहे हैं अपने उसमें कि भाई हमें अपने इस पे गर्व करने की जरूरत है। दुनिया के चेतन में, दुनिया के मानस में भारत का इतिहास, भारत की संस्कृति जो है उसके संरक्षण हो, उसकी वैभवता फिर से हो, तो इसमें क्यों किसी को दिक्कत हो रही है, ये समझ से परे है। कृतिका जी, देखिए, जब चीजें अपने मन मुताबिक नहीं होती है तो कहीं ना कहीं दिक्कतें होना भी लाजमी है। और इसी के साथ फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। विजय जी बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय डीडी न्यूज़ को देने के लिए। साथ ही विनोद जी आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं कर सारे सवाल जो है इस वक्त तक खड़े हो रहे हैं जब मोहन भागवत जी की तरफ से उनका जो संबोधन आया, उस संबोधन में उन्होंने कई बातों का जिक्र किया और उस संबोधन को लेकर जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं वो अब सवाल उठाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ लेते हैं, अन्य खबरों का भी रुख कर लेते हैं। गति शक्ति योजना के 3 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने लिखा कि पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान भारत के बुनियादी ढांचे में क्रांति लाने के उद्देश्य से एक परिवर्तनकारी पहल के रूप में उभरा है। इसने मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को काफी हद तक बढ़ाया है जिससे विभिन्न क्षेत्रों में तेज और अधिक कुशल विकास को भी बढ़ावा मिला है। विभिन्न हितधारकों के निर्बाध एकीकरण से लॉजिस्टिक को बढ़ावा मिला है, देरी कम हुई है और कई लोगों के लिए नए अवसर भी पैदा हुए हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके बाद एक और पोस्ट किया और इस पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि धन्यवाद गति शक्ति, आपकी बदौलत भारत विकसित भारत के अपने सपने को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इससे प्रगति, उद्यमशीलता और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। तो पीएम गति शक्ति के 3 साल पूरे हो चुके हैं और इस 3 साल पूरे होने को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह पोस्ट किया गया है। और खबरों का सिलसिला डीडी न्यूज़ पर यूं ही लगातार जारी। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे। भारत अक्टूबर में होने वाले ISSF वर्ल्ड कप फाइनल की मेजबानी करेगा। जी हां, दिल्ली के डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में दुनिया के शीर्ष निशानेबाज इस वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं लेंगे और इससे पहले 2017 का ISSF वर्ल्ड कप फाइनल यही आयोजित किया गया था। पेरिस ओलंपिक के दोहरे पदक विजेता मनु भाकर ISSF विश्व कप 2024 का हिस्सा नहीं होंगी। इसके अलावा पेरिस ओलंपिक के अन्य भारतीय पदक विजेता सरबजोत सिंह और स्वप्निल कुसाले भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेंगे। भारत इस बार 23 निशानेबाजों को प्रतियोगिता में
उतार रहा है। हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने NRAI के अध्यक्ष कलिकेश नारायण सिंह देव से खास बातचीत की है, वो आपको सुनाते हैं। ISSF वर्ल्ड कप की मेज़बानी भारत करने जा रहा है और दिल्ली के कर्णी सिंह शूटिंग रेंज में ये आयोजित किया जाएगा 13 से 18 अक्टूबर तक। NRAI प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरह का एक्साइटमेंट है? बड़ा मौका है एक बार अपने आप को फिर यहाँ पर दिखाने का, दुनिया को बताने का। देखिए, अभी हाल ही ओलंपिक्स में हमारा अच्छा सक्सेस रहा है। इंडिया के मेडल टैली के 50% शूटिंग ने लिया है, तो उसके बैकड्रॉप में जो हम वर्ल्ड कप फाइनल कर रहे हैं, जिसमें देश विदेश से सबसे अच्छे शूटर आके भारत देश में अपना प्रदर्शन करेंगे। हमारे जो होम ग्राउंड शूटर्स हैं, इंडियन शूटर्स हैं, उनके लिए यूनिक अपॉर्चुनिटी है। और जो टीम में आना चाहते हैं, जो रुचि रखते हैं स्पोर्ट में, उनके लिए एक व्यूअरशिप के हिसाब से एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है वर्ल्ड के बेस्ट को देखने के लिए। और यहाँ का जो कल्चर है, इंडिया का कल्चर, उसमें 37 देशों के विभिन्न राज्यों के देशों के शूटर्स आ रहे हैं। 200 स्ट्रॉन्ग कंटिजेंट आ रहा है, तो एक इंटरकल्चरल एक्सचेंज होगा। लोगों जो यंग शूटर्स हैं उनको विभिन्न विदेशी कल्चर्स के साथ एक्सपोजर मिलेगा, और जो बाहर से आ रहे हैं उनको हमारा भारतीय संस्कृति जो है उसमें आनंद लेने का मजा मिलेगा। देश में शूटिंग को लेकर के फिर से डेवलपमेंट शुरू हो गया है। हर बच्चा शूटर बनने के लिए आगे आ रहा है। हर स्पोर्ट में एक हीरो चाहिए, एक आइडल चाहिए, और इस बार हमारे 3 आइडल्स आए हैं। मनु भाकर, जिन्होंने पहली बार 2 मेडल एक स्पोर्ट में लिया है ओलंपिक्स में, सरबजोत या स्वप्निल कोशाले। और खाली ये 3 मेडलिस्ट नहीं, 3 और शूटर्स थे जो 4 पोजीशन में आए हैं, और 7 हमारे फाइनलिस्ट रहे हैं। तो एक बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा है राइट थ्रू आउट द स्पेक्ट्रम ऑफ थिंग्स। और उससे जो युवा खिलाड़ी हैं उनमें तो रुचि और इंटरेस्ट बढ़ा है। ग्रासरूट लेवल पे जितना कंपटीशन हम लोगों ने टफ कर दिया है, चाहे नेशनल गेम्स हो, खेलो इंडिया हो, इसका फ़ायदा भी देखने को मिल रहा है कि हमारे बड़े इवेंट्स में हमारे शूटर मेंटली बिल्कुल प्रिपेयर होकर के जा रहे हैं। हमारा जो इतना कंपेटिटिव एनवायरनमेंट हो गया है शूटिंग में, हम देख रहे हैं कि स्टेट्स, जोनल्स, प्री नेशनल्स, मावलंकर हो या इंडिया ओपन हो या फिर नेशनल्स, 10 से 12-15 हज़ार शूटर्स आते हैं हर कंपटीशन के लिए। और कभी भी हम पूरा कॉन्फिडेंस से बोल नहीं सकते कि कौन सा शूटर का उस दिन अच्छा प्रदर्शन रहेगा। तो ये हमारा एक ट्रायल सिस्टम है जो ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। डिस्क्रेशन का हम लोग कोई उसमें मौका नहीं छोड़ते हैं, प्रेफरेंसेस का मौका नहीं छोड़ते हैं। हम कंपेटिटिव नेचर और टफनेस ऑफ माइंड, जैसे आपने कहा है, उसके लिए ट्रेनिंग, फाइनल सिमुलेशन, ब्रेथ कंट्रोल, बॉडी कंट्रोल, ये सब चीज़ पर हम जोर दे रहे हैं कि जैसे जो आने वाले हमारे LA 28 हो या विभिन्न कंपटीशन हो, उसमें हमारे शूटर्स गोल्ड मेडल लेके आएंगे। बिल्कुल, तो तैयारी पूरी है। आपने सुना NRAI प्रेसिडेंट ने कहा कि यहाँ पर जो कंपटीशन का लेवल है वो बहुत बढ़ चुका है। देखना होगा कि इस वाले वर्ल्ड कप में कौन सा शूटर सामने आता, कौन सा नया चेहरा सामने आता है। कैमरामैन मोहित UK के साथ में मुकेश शुक्ला, DD न्यूज़ दिल्ली। और भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी तान्या हेमंत ने बेंडिगो इंटरनेशनल का महिला एकल खिताब अपने नाम कर लिया है। दरअसल आज खेले गए फाइनल में तान्या ने चीनी ताइपे की खिलाड़ी को 21-17, 21-17 से हराया है। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।